Hello children, now in this video we are going to discuss what is rate of reaction. Rate of reaction क्या होता है और उसे कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे. So rate of reaction, what is rate of reaction and how to write that. How to write. So this is a very important topic and in previous video ओनली आई हैव टोल्ड यू कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. इसकी डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, बट लेट मी रिपीट ओवर हियर. सो रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम. ये तो हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? बीतते हुए टाइम के साथ या गुजरते हुए टाइम के साथ रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. इसके अलावा मैंने आपको जनरल एक्सप्रेशन दे दिया था कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम रेट कैसे लिखें और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम रेट कैसे लिखें. नाउ वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस एंड विद द हेल्प ऑफ दोज क्वेश्चंस वी विल लर्न कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. सपोज एक रिएक्शन आपको दी हुई है 2x + y इज यील्डिंग प्रोडक्ट x2y. ठीक है, सबसे पहले कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज आप समझ लें. इस रिएक्शन का मतलब क्या है? ये रिएक्शन बोलती है कि जब 2x एक y से रिएक्शन करते हैं तो एक x2y बनता है. अब यहां पर जहां जहां नंबर्स नहीं लिखे थे वहां मैंने 1 लिखा है, क्योंकि जहां ये नंबर्स नहीं है, जैसे यहां 2 लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि 2 बार x है, या 2 एटम्स ऑफ एक्स लेंगे या 2 पार्टिकल्स ऑफ एक्स लेंगे और एक पार्टिकल या एक एटम ऑफ वाई से रिएक्ट कराएंगे. तो जो नंबर इनके आगे लिखा होता है वो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय. इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है. तो ये तो एक जनरल XYZ के फॉर्म में रिएक्शन है. अगर कोई एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो, जैसे वो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती. सपोज हमने एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले लिया एंड रिएक्शन इज H2O2. व्हेन इट डिकम्पोजेस इट गिव्स यू H2O + O2. इसे बैलेंस कर लेते हैं. सो नाउ दिस इज बैलेंस्ड. सो बेसिकली जो नंबर्स आगे लिखे रहते हैं ये यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो ये नंबर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं. तो आई होप आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्लियर है. इसके अलावा रिएक्टेंट के पीछे जो लिखा होता है, सॉरी एरो के पीछे जो लिखा होता है वो रिएक्टेंट होता है और एरो के बाद जो लिखा होता है वो प्रोडक्ट होता है. सिंपल सा ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब आपने कॉपी पर रिएक्शन लिखी तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, आपके उल्टे हाथ की तरफ एरो की साइड जो लिखा है वो रिएक्टेंट है और आपके राइट हैंड के साइड एरो के बगल में जो लिखा है वो प्रोडक्ट है. तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट हम क्यों समझ रहे हैं ये तो हम ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. यहां पर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ही रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी होती है. अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कोई भी रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट जो है वो क्वांटिटी में घटता है वक्त बीतते के साथ और प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमेशा बढ़ती है. नाउ यू सी, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, यहां पर पहले मैं इस रिएक्शन को लेके समझाऊंगी. ये एग्जांपल मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझाने के लिए दिया था. सो अगर मुझे यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो वो हमारी फाइनल स्टेप होगी, लेकिन उससे पहले किसी भी रिएक्शन के होने में क्या क्या इन्वॉल्व है. तो सबसे पहले देखें कि ये दोनों यहां पर रिएक्टेंट हैं. सबसे पहले इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है, तो 2x और y ये आपके 2 रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बना देते हैं? X2y. ठीक है, इस एग्जाम्पल में रिएक्टेंट्स क्या है? तो आपका एक ही रिएक्टेंट है वो है H2O2. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स उसके. और प्रोडक्ट क्या बनता है? तो प्रोडक्ट बनता है वाटर और ऑक्सीजन. सो ऐसे आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो पहचानते ही हैं ऑलरेडी. ये बहुत सिंपल सी चीज थी, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जो समझकर आप रेट ऑफ रिएक्शन बहुत आसानी से लिख पाएंगे
किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो दो चीजें होती हैं। क्या दो चीजें? वक्त बढ़ने के साथ रिएक्टेंट की क्वांटिटी घटती है, राइट, और वक्त बढ़ने के साथ ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती है। ये मैं बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल लेके पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो, द फर्स्ट वीडियो ऑफ द प्लेलिस्ट। तो रिएक्टेंट डिक्रीज होता है वक्त के साथ, ठीक है, या हम कह सकते हैं रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, या हम कह सकते हैं रिएक्टेंट डिसअपियर होता है। ये वो वर्ड्स हैं जो आपको लिखे हुए दिखते हैं। तो आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कैसे रेट लिख सकते हैं? तो आप क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस माने गायब होना। गायब होना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिएक्टेंट खत्म हो रहा है टाइम के साथ। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोल सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे ये दो शब्द यूजुअली यूज होते हैं। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना है तो ये जो है क्वांटिटी वक्त के साथ घट रही है, घट रही है, इसीलिए हम निशान कौन सा लगाते हैं? माइनस का, ठीक है, निशान लगाते हैं माइनस का। वैसे रेट कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका भी रीजन है जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि ये माइनस क्यों आता है। यहां आप इतना समझ लें कि ये माइनस इसलिए आया क्योंकि रिएक्टेंट की क्वांटिटी वक्त के साथ घटती है और घटने वाली चीज नेगेटिव में चलती है, तो इसीलिए माइनस का साइन है। इसके बाद जब आपको रेट लिखना है तो आप डेल्टा का निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां क्या दिया हुआ है? एक्स, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन टाइम। अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कुछ काम होता है, मगर ध्यान रखें कि जब आप टोटल रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तब स्टोइकियोमेट्री का काम होता है। मैं इसको अभी और क्लियर करूंगी। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट जब आप लिखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। फिर यहां पर तो दो रिएक्टेंट हैं, तो यानी कि दूसरे रिएक्टेंट के लिए भी आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस या कंजम्पशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसके बाद जब ये दोनों कंज्यूम होते हैं तो बनता क्या है? प्रोडक्ट एक्स टू वाई। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन, ठीक है। अपीयरेंस माने डिसअपियरेंस का उल्टा लिख दें तो अपीयरेंस, ये डिसअपियर होगा तो ये बनेगा, ये अपीयर होगा, ये कंज्यूम होगा तो ये फॉर्म होगा, इसीलिए ये वर्ड्स यूज होते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए हम अपीयरेंस या फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट हमेशा बनता है, वक्त के साथ उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, इसीलिए निशान आता है प्लस का। उसके बाद डेल्टा एक्स टू वाई अपॉन डेल्टा टी। सो ये तो आपने टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज इन रिएक्टेंट और रेट ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट लिखा, यानी कि आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट एक्सप्रेस किया। अब हमें अगर इसी रिएक्शन के लिए हमें मान लें कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, ये रिएक्शन दिया हुआ था 2x प्लस वाई इज गिविंग यू x2y, और सवाल पूछे थे राइट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों सवाल का जवाब ये हो जाता है। ये आपने क्या लिख दिया? ये आपने लिख दिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये आपने लिख दिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। अब मान लें इसी रिएक्शन के लिए आपसे पूछा कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर बताइए। इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर बताइए। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। रेट ऑफ रिएक्शन पूरी रिएक्शन के लिए लिखा जाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन में जितने भी टर्म्स हैं रिएक्शन में सब इन्वॉल्व होते हैं। तो जो आपने यहाँ फैक्टर्स लिखे हैं वो ही आपको यहाँ लिख लेने हैं। पहला रिएक्टेंट था जिसके लिए आपने लिखा था, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, नहीं भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लगा लें जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया पहले रिएक्टेंट के हिसाब से माइनस का निशान आएगा क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। देन इज इक्वल्स टू का निशान लगाएं, फिर लिखें माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। मैं क्या कर रही हूँ, जो यहाँ लिखा है वही सेम टू सेम इज इक्वल टू लगाकर लिख लेना है, प्लस डेल्टा एक्स टू वाई अपॉन डेल्टा टी। ये तरीका होता है, मेथड होता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, कि जितने भी रिएक्टेंट हैं सबके आगे माइनस लगा के लिख लें इस फॉर्म में,
और क्योंकि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के फॉर्म में आपको लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का है तो रिएक्टेंट के साथ लिख दें, प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट के साथ लिख दें, एंड नीचे लगा दे डेल्टा टी, क्योंकि चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। अब आप देखें कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस लिखने के अलावा जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो यहां पर इन तीनों में स्टोइकियोमेट्री का कोई यूज नहीं है। लेकिन जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, जिसको शॉर्ट में ROR भी बोल सकते हैं, तो ROR लिखते समय स्टोइकियोमेट्री बहुत जरूरी होती है। तो स्टोइकियोमेट्री पहले वाले में क्या दिया हुआ है? रिएक्टेंट में 2x दिया है, यानी कि आपको क्या करना है, जो भी स्टोइकियोमेट्री है उसको इसके एक्सप्रेशन के आगे अपॉन में लिख देना है। तो 2 दिया है तो 1/2 लिख दें। अब y देखें तो y तो एक ही था, 1y, तो 1/1 लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि 1 इज मीन्स अंडरस्टूड इफ यू डोंट राइट। प्रोडक्ट भी 1 है तो स्टोइकियोमेट्री यहां भी 1/1 आएगी। मैंने लिख दिया है क्योंकि मैं आपको सिखा रही थी, ठीक है। तो जो भी स्टोइकियोमेट्री हो उसको क्या करना है? अपॉन में लाके लिख देना है। आई होप ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा है आपको समझ आया। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया था, एग्जाम्पल नंबर 2, इसके लिए हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब कुछ लिखने के लिए ट्राई करते हैं, जो हमने सीखा उसी के हिसाब से। अब रेट ऑफ, सबसे पहले रिएक्टेंट लिखेंगे तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? डिसअपियर होते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या है? H2O2, ठीक है। तो H2O2 आगे लगाए डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और निशान आएगा कौन सा? माइनस का। तो ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ऑफ योर रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट 2 है। सो अब हम क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट इज डन, सो अब हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट। सो 2 प्रोडक्ट हैं, पहला है H2O, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी, इसको ब्रैकेट में करें, इसके आगे भी डेल्टा लगाएं, और ये प्रोडक्ट है इसलिए निशान लगाएं कौन सा? प्लस का। ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन हम जो है हमारे दूसरे प्रोडक्ट के भी लिए लिख सकते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। सो प्लस का निशान आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, देन डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। So this is how we write rate of disappearance with respect to reactant and rate of appearance with respect to products. So माइनस साइन रिएक्टेंट के आगे क्योंकि वो समय के साथ घटता है, और प्लस साइन प्रोडक्ट के आगे क्योंकि वो वक्त के साथ क्वांटिटी बढ़ती है, क्योंकि रिएक्टेंट बदल जाता है प्रोडक्ट में, राइट। अब हमें इसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। सो दैट इज अगेन वेरी इजी। हम रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस लिखते समय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करते, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय करते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है, इसीलिए सबके बीच में बराबर का निशान आता है। तो यहां पर स्टोइकियोमेट्री भी इन्वॉल्व हो जाएगी। सो माइनस ऑफ डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा टी, इतना आपको क्लियर है। बस यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय स्टोइकियोमेट्री हो जाती है ऐड। सो स्टोइकियोमेट्री 2 है, उसी को हमको 1 अपॉन के फॉर्म में लिखना होता है, वो मैंने लिख दिया है। अब ये H2O2 के रेस्पेक्ट में है, ये इज इक्वल टू होगी किसके? प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशंस के। सो प्लस ऑफ डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी, इसकी स्टोइकियोमेट्री भी 2 है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 1/2। साथ में फिर से इज इक्वल्स टू का निशान आएगा, एंड वी विल राइट डेल्टा ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। यहां पर भी प्लस का निशान आएगा, और ध्यान रखें कि स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो 1 को आप 1/1 लिखें या छोड़ भी सकते हैं। तो यहां पर हम उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि दैट इज
1। सो आई होप कि ये आपको समझ आया है। अब अगर आपको किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखने को बोला है तो एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको किसी एक भी कांस्टेंट की, एक भी टर्म की वैल्यू दी हुई है तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर और इसके भी बराबर है, और ये आपस में तीनों एक दूसरे के बराबर है। अब एक सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन मन में आता है कि जब हमने यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखी तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय हम स्टोइकियोमेट्री क्यों लिख रहे हैं। तो उसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ देखें, जब H2O2 के 2 मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो क्या होता है, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनता है, ऐसा ये रिएक्शन कह रही है। ठीक है, ये रिएक्शन देख के क्या समझ में आता है कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जब ब्रेक होते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन बनती है, इतना हमें समझ में आ रहा है। तो जब आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखते हैं तब तो जो है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, लेकिन जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय जब आप इज इक्वल टू का निशान लगा रहे हो इन सब के बीच में, तो ये इज इक्वल टू सेंसिबली होना चाहिए ना कि ये आपस में बराबर हैं। तो बराबर कैसे होंगे, जब तक आप ये नहीं दिखाओगे कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, माइनस में जाएंगे, तब इसके 2 बनेंगे, साथ में इसका 1 बनेगा। तो ये बराबर यानी इज इक्वल टू का निशान कब प्रूव होता है, जब आपने ये वैल्यू भी साथ में लिखकर दिखाया कि ये इन्वॉल्व है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, माने खत्म हो रहे हैं, तब ये और ये बन रहा है। इसीलिए स्टोइकियोमेट्री रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय मेंशन करना बहुत बहुत जरूरी है। नाउ सी थर्ड एग्जाम्पल, जहां पे आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। मान लें कि आपकी स्टोइकियोमेट्री फ्रैक्शन में आती है। इसके लिए हम एक थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर ट्राई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन दिया है हाफ ऑफ एक्स रिएक्ट्स विथ वाई टू गिव 1/3 ऑफ जेड, अगर ये रिएक्शन दी हुई है तो इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। सो बहुत आसान है, मगर कंफ्यूजन हो जाता है कि जब होल नंबर होता है, जब 2 होता था तो हम उसे 1/2 करके लिखते थे, अब इसे कैसे लिखेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसको भी वैसे ही लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, मैं आपको पहले डायरेक्ट आंसर लिख के बताती हूँ, फिर आपको डाउट आएगा, तब मैं उस डाउट को क्लेरिफाई करूंगी, तो आपको जो है आंसर समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ। मैं रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए लिख रही हूं, तो ये दोनों तो रिएक्टेंट हैं, तो मैं लिखूंगी -2x, यहां डेल्टा का निशान मिस हो गया, डेल्टा टी अपॉन में, इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी प्लस, सॉरी नहीं माइनस ही आएगा क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है। अब यहां पर हम 1 लिखेंगे, ठीक है, सिंपल 1/1, कोई दिक्कत नहीं। यहां मैंने 2 लिखा है, ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आने में डाउट आएगा कि ये 2 कैसे आया। हम तो स्टोइकियोमेट्री को अपॉन में लिखते हैं, वी विल डिस्कस दैट। इज इक्वल्स टू, यहां मैं लिख रही हूं ये प्रोडक्ट है z, सो 3 डेल्टा z अपॉन डेल्टा टी। तो अब ये कैसे हुआ, यहां पर सवाल है कि जब स्टोइकियोमेट्री फ्रैक्शन में होती है तो फिर ये 2 और ये 3 ऊपर क्यों आ जाते हैं। हम तो यूजुअली कैसे लिखते थे, अगर लिखा होता था 2H2O तो हम उस 2 को कहाँ लिखते थे, 1/2 करके लिखते थे। तो ये कैसे हुआ, ये भी बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे वहां होता था। अब ध्यान से देखें ये आंसर कैसे आया, बहुत इजी है कैसे आया। आप देखें, मैं फिर से लिख रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ x के फैक्टर, x के टर्म में लिख के बताती हूँ। हम कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट है, माइनस का निशान लगाते, डेल्टा लगा लिया, x लिख लिया, डेल्टा t लिख लिया, इतना सबको क्लियर है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको मालूम है। अब ये स्टोइकियोमेट्री कैसे सॉल्व होती है, तो स्टोइकियोमेट्री को मैंने क्या कहा था, 1/, में लिखिए। तो 1/2 है, तो 1/2 को भी तो 1 के अपॉन में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1/1/2, ठीक है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री को कैसे लिखना है, 1/, में लिखना है। तो ये हो गई आपकी स्टोइकियोमेट्री। और इसको किसके लिए कैसे लिखना है, 1 के अपॉन में, तो इसको हमने लिख लिया 1/1/2। सो ये रिजॉल्व होके क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा -2 डेल्टा x
अपॉन डेल्टा टी। तो ये कुछ ऐसे आया, राइट। सिमिलर इज द केस फॉर दिस। ये तो आपको समझ आ गया है कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है। तो इसके लिए भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ। यहां पर ये 3 डेल्टा जेड कैसे आया, तो ये क्या था, ये था माइनस, नहीं आएगा प्लस आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। अब स्टोइक्योमेट्री को हम 1 अपॉन में लिखते हैं और स्टोइक्योमेट्री खुद 1/3 है, तो 1/1/3 ये हो गई स्टोइक्योमेट्री। 1/3 स्टोइक्योमेट्री है और स्टोइक्योमेट्री को हमेशा 1 अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये 3 ऊपर आ जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। तो इसीलिए ये ऐसे आए हैं। आई होप आपको ये समझ आया। इसके लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल सॉल्व करके बता देती हूँ कि मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन ऐसी दे दी गई जिसके जो है स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स फ्रैक्शन में है, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको मैंने एक रिएक्शन लिखी थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स की वाली, उसी की एक फॉर्म और पॉसिबल है अगर लिखा हुआ है H2O2 का 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। और ये अगर मुझे बोला कि H2O2 के 2 मॉलिक्यूल नहीं लेना है और इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ हाफ लगा दूंगी तो ये हो जाएगी बैलेंस, ठीक है। लेकिन हाफ लगाने से अब सवाल है कि इसके लिए आप क्या लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए फिर से अभी हमने जो हाफ वाला कॉन्सेप्ट सीखा है वो लग जाएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू, देखें, माइनस डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, एक ही है, इसकी स्टोइक्योमेट्री भी 1 है, तो 1/1 लिख भी सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ, ये प्रोडक्ट बने हैं 2, सो प्लस ऑफ डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आया फिर से फ्रैक्शन में स्टोइक्योमेट्री। तो क्या होता है स्टोइक्योमेट्री, अब भी मैंने सिखाया आपको, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्लस ऑफ 2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। तो ये 2 कैसे आया, ये देखें ये कैसे आया है। आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाते हैं, फिर डेल्टा लगाते हैं, फिर जो प्रोडक्ट है वो लिखते हैं ब्रैकेट में, फिर नीचे चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिखाते हैं, फिर आप क्या बोलते हैं, फिर आप स्टोइक्योमेट्री को 1 अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, तो 1/1/2 लिखेंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और फिर इट विल बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी रिएक्शन देते हैं और उस पर बोलते हैं कि आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर बताइए, सो दिस इज द वे, दिस इज हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन। आपको कितनी भी बड़ी कैसी भी रिएक्शन दी गई हो, आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी। नाउ रेट जो है वो कितने तरह का होता है, रेट 3 तरह का होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होता है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन तीनों में से एवरेज और इंस्टेंटेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं डेल्टा लगाकर, कई जगह आप डी अपॉन डी टी के फॉर्म में भी देखेंगे, तो वो डी अपॉन डी टी और इस डेल्टा वाले रेट ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर है। तो सिंपल सा मैं यहां पर आपको बता देती हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन, इस पर मैं एक अलग इंडिपेंडेंट अगला वीडियो बनाऊंगी काफी डिटेल में, बट यहाँ मैं आपको छोटा सा गाइडलाइन दे देती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली 3 तरह का होता है। एक होता है एवरेज, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस को मैं जो है ऑलरेडी इसका डेफिनेशन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, मगर इसको और डिटेल में पढ़ना है। और तीसरा होता है इनिशियल। इन तीनों में से ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने जो अभी रेट ऑफ रिएक्शन लिखा इतने सारे क्वेश्चंस करके, वो क्या था, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डेल्टा के फॉर्म में लिखा जाता है, और जब भी आपसे सवाल बोलता है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए और वहां कुछ भी मेंशन नहीं है, तो वो अंडरस्टूड होता है कि आपको वहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मेंशन करना है। या कई बार जो है शब्द में लिख के दे देते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4.2 सॉल्व्ड एग्जांपल है, उस सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल आप कोशिश करें कि आप सॉल्व कर पाए। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम डेल्टा से लिखते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसको ऐसे लिखते हैं डेल आर, अगर रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, अपॉन डेल टी। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं तो डेल पी अपॉन डेल टी लिख लेंगे। और इंस्टेंटेनियस है तो डी बाई डी टी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पूरी रिएक्शन में किसी मोमेंट पर आपने अगर रेट की स्टडी की तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। तो अभी मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में बता दूंगी, पर आप ध्यान रखें कि जो आपको लिखना होता है, जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए या सिर्फ बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो आपको ये पैटर्न लिखना होता है, इसीलिए हम डेल्टा लिखते हैं। ठीक है, और मे बी कि आप डी बाई डी टी लिखकर आते हैं तो इंस्टेंटेनियस लिखा है तो डी बाई डी टी लिखिए। अगर आपने लिख भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपने न्यूमेरिकल्स कर दिए डी बाई डी टी लिखकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बुक्स में आप देखेंगे तो वो इनको डिफरेंशिएट यूजुअली नहीं करते। ठीक है, बट स्टिल देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। आपको अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन बोला है तो आपको एवरेज के फॉर्म में लिखना है, आप डेल्टा लगा के लिखिए। अनटिल एंड अनलेस वहां नहीं लिखा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। अगर इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज किया है तब डी बाई डी टी के फॉर्म में लिखेंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन डिटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।